आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, खिलजी वंश पढ़ना है। सो हेडिंग डालिएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश। जब आपका गुलाम वंश चला गया तो खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का टाइम 1290 से 1320 था, ठीक है, 1290 से 1320 ईस्वी, याद रखिएगा। जबकि आपके गुलाम वंश का टाइम क्या था, 1209 से 1290 था। बात ये आती है कि आपके स्थापना किसने की थी, यानी कि संस्थापक कौन थे इस वंश के। तो संस्थापक में आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है जलालुद्दीन खिलजी। तो आपके खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। आपको बस इनके बारे में एक ही पॉइंट याद रखना है कि 1290 ईस्वी में इनका जो है क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो किलूखरी या किलूगढ़ी के महल में हुआ था। पूछा जाता है कि इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो किलूगढ़ी के महल में हुआ था। सो यहाँ पर कॉमा लिख के लिखिएगा, किलूखरी या किलूगढ़ी, किलूगढ़ी के महल में। पेन फिर से ब्लिंक कर रहा है, आप लोग थोड़ा सा मूवमेंट के साथ चलिएगा, ठीक। मैं अब हमें यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण आपके अलाउद्दीन खिलजी ही हैं, ठीक है। सो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अलाउद्दीन खिलजी में आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करके रखी थी। सो उपाधि में आपको याद रखना है, यहाँ पर लिखिएगा उपाधि। उपाधि इन्होंने कौन सी धारण कर रखी थी, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी, सिकंदर द्वितीय सानी, ठीक है। सिकंदर द्वितीय सानी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। सो पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है अलाउद्दीन का एक प्रसिद्ध सेनापति था, कौन था, जफर खां। जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। सो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन का सेनापति कौन था, जफर खां था। जफर खां किससे लड़ते हुए मारा गया था, मंगोलों से। याद रखिएगा मंगोलों से मारा गया था, मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, लड़ते हुए मारा गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहीं पर आपको कंटिन्यू करते हुए लिखना है। मैं अगले पेज पर चलती हूँ। सो इस तरीके से आप लोगों को पॉइंट में आगे इसी तरीके से लिखते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है दीवान ए मुस्तखराज। आपको क्या लिखना है, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज, मुस्तखराज कौमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये मैं वो चीज़ें लिखवा रही हूँ जो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने की हैं। तो अभी लिखिएगा कॉमा लगाते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की थी, एग्जाम में पूछा जाए तो बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, घरी कर, कौन सा, घरी कर, घरी कर। घरी कर किस पे लगाया जाता था, घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। घरी यानी कि घरों और झोपड़ियों पर लगाए जाने वाला कर, घरों और झोपड़ियों पर। तथा चराई कर, कौन सा, घरी कर, चराई कर। चराई कर किस पे लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। किस पर, दुधारू पशुओं पर, ठीक है, दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशु, ठीक, दुधारू पशुओं पर। आप लोग थोड़ा सा साफ साफ लिखिएगा। मैं इतना ज़्यादा मतलब लिखवाती हूँ कि मेरा हाथ दर्द होने लगता है, क्योंकि आप लोगों के अलावा भी मुझे, आप समझ रहे हैं ना कि मेरा खुद का भी काम होता है, तो मुझे खुद का भी तो पढ़ना होता है ना, इसीलिए। सो यहाँ पर लिखिएगा कि घरी कर, चराई कर जो आपके दुधारी पशुओं पर लगता था, और बाजार नियंत्रण प्रणाली, क्या, बाजार नियंत्रण तथा मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो ये आपके किसने शुरू किए थे, मूल्य नियंत्रण प्रणाली,
आपके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी इतनी चीज़ें। कौन कौन सी? दीवान ए मुस्तकराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा, ठीक है। दीवान ए मुस्तकराज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, घरी कर, चराई कर और आपका बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा आपकी जो है स्थापित की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक। सो यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्थापित की गई थी प्रणाली, स्थापित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पॉइंट क्या लिखना है? नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सो लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, मैं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही, अब इनका इतना बड़ा नाम लिखते लिखते तो सो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का, किसका? उपज का 50%, पूछा जाता है कि उपज का 50% के रूप में भूमि कर किसने डिसाइड किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने डिसाइड किया था। सो अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का भूमि कर, जिसे क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। सो खराज ब्रैकेट में लिखिएगा, के रूप में निश्चित किया, ठीक है, लिख लीजिएगा इतना, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी अब आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आपके मुबारक खिलजी। सो आप लोगों को यहाँ पर एक हेडिंग देना है, मुबारक खिलजी। क्या देना है हेडिंग? मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी में आप लोगों को क्या लिखना है? मुबारक खिलजी में आप लोगों को ऐसे पॉइंट बनाकर ही लिख लेना है कि इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। पूछा जाता है किसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। क्या घोषित किया था? खलीफा घोषित किया था, ठीक। अब बात ये आती है कि उन्होंने कौन कौन सी जो उपाधियां हैं वो धारण करके रखी थी। सो उपाधियों में लिखिएगा उपाधियां, उपाधि एक नहीं धारण कर रखी थी, कई सारी हैं, तो उपाधियां लिखिएगा आप लोग। उपाधियों में सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है अल इनाम। कौन सी? अल इमाम, अल इमाम, ठीक है, अल इमाम। दूसरी उल इमाम, अल इमाम, उल इमाम, उल इमाम। और कौन सी? खिलाफत उल, खिलाफत मत लिखिएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे आप मेरे साथ, लेकिन अभी यहाँ पर खिलाफत है, खिलाफत अल लाह, ठीक। तो ये इनकी उपाधियाँ थी। अब आपको इनका जो खिलजी वंश का अंतिम जो शासक पढ़ना है वो कौन सा था? नासिरुद्दीन, ठीक है। तो लिखिएगा अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर लिखिए नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन खुश्क शाह, ठीक है, खुश्क शाह, ठीक। सो नासिरुद्दीन खुश्क शाह। अब यहाँ पर आप लोगों को इनमें पॉइंट बनाकर लिखते जाना है आगे कि इन्होंने हिंदू में परिवर्तित किया था अपने आप को। सो हिंदू में परिवर्तित मुसलमान थे ये आपके नासिरुद्दीन, ठीक। यहाँ पर लिखिएगा हिंदू में परिवर्तित, हिंदू में, सॉरी मेरे से गलती हो गई इस चीज़ में, वही मैं सोचूं, ये हिंदू में परिवर्तित नहीं थे, ये हिंदू से परिवर्तित मुसलमान थे। यानी कि ये पहले हिंदू थे, फिर उन्होंने परिवर्तन किस में किया? तो परिवर्तन मुसलमान में किया है, ठीक है। मैं उल्टा समझ रही थी। सो याद रखिएगा कि हिंदू से परिवर्तित मुसलमान आपके कौन थे? तो ये नासिरुद्दीन थे, ठीक। अब आपको इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इन्होंने स्वयं का खतबा पढ़वाया था। क्या किया था? इन्होंने स्वयं का खतबा पढ़वाया था। तो पूछा जाता है कि किन्होंने स्वयं का खतबा पढ़वाया? तो यही व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं का खतबा पढ़वा लिया था, ठीक। उपाधि इन्होंने कौन सी धारण कर रखी थी? सो उपाधि में आप लोगों को लिखना है पैगंबर का सेनापति, ठीक है। क्या उपाधि धारण कर रखी थी? पैगंबर का सेनापति। सोचिए ये लोग ऐसी उपाधियां धारण करके रखे हुए थे कि भगवान को भी नहीं छोड़ते थे। तो पैगंबर का सेनापति इन्होंने उपाधि धारण करके रखी हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इनके बारे में पॉइंट लिखना है कि इनके कुछ विरोधी थे, ठीक है। तो इनके विरोधियों ने इन्हें इस्लाम का शत्रु कहा था, इस्लाम खतरे में है और इसका नारा दिया था। सो पूछा जाता है कि इस्लाम का शत्रु किन्हें कहा गया? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नासिरुद्दीन को कहा गया, ठीक। तो लिखिएगा कि इनके विरोधियों ने, किसने? विरोधियों ने इन्हें क्या कहा? इस्लाम का शत्रु कहा, इस्लाम का शत्रु कहा, शत्रु कहा, इस्लाम का शत्रु कहा, ठीक। अब बात ये आती है, पूछा जाता है एग्जाम में कि इस्लाम खतरे में है नारा किसके विरुद्ध दिया गया? तो इन्हीं के विरुद्ध दिया गया था। लिखिएगा इस्लाम खतरे में है,
इस्लाम खतरे में है का नारा इन्हीं के विरुद्ध दिया गया था, इन्हीं के विरुद्ध दिया गया था। ठीक, सो ये हुए आपके नासिरुद्दीन जी के बारे में। सो यहाँ पर आपका खिलजी वंश अब खत्म हुआ। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। सो आप लोगों को हेडिंग करनी है तुगलक वंश, लिखिए ऊपर तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश में आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला तो आता है तुगलक वंश का समय। तुगलक वंश आपका 1320 से कब तक रहा? 1320 से 1414 तक रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका 1320 में तो आपका खिलजी वंश खत्म हुआ है, 1290 से 1320, 1320 से आपका 14 से 14 तक कौन था? तुगलक वंश था। तुगलक वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला आपका तुगलक वंश था। तो लिखिएगा सबसे अधिक समय तक राज करने वाला वंश। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक राज करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश था। वंश तुगलक वंश था, तुगलक वंश था। ठीक है, बात ये आती है कि इनकी स्थापना किसने की थी तुगलक वंश की? तो लिखिएगा संस्थापक। तो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तो संस्थापक आप लोग लिखिएगा, यहाँ से कलर चेंज कर लूँ मैं, फिर लिखना है आपको गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी तुगलक वंश की। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गयासुद्दीन तुगलक की। सो यहाँ पर सबसे पहला तो आपको पता चल गया कि संस्थापक आपके गयासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने जो है इनका अन्य नाम कौन कौन सा था? तो यहाँ पर लिखिएगा अन्य नाम किसके? गयासुद्दीन तुगलक जी के अन्य नाम कौन कौन से थे? तो गाजी मलिक। क्या था? गाजी मलिक, गाजी मलिक, गाजी मलिक आपके गयासुद्दीन तुगलक का नाम था। इनको एक और नाम दिया गया मलिक उल गाजी। क्या दिया गया? मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी, मलिक उल गाजी जो है इन्हीं का नाम दिया गया, याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके समय में जो आपके गयासुद्दीन तुगलक थे, इनके समय में नस्ल और बटाई की प्रथा जो है प्रचलन में रही। तो लिखिएगा इनके समय में नस्ल और बटाई पूछा जाता है। नस्ल और बटाई की प्रथा किसके समय में आपकी प्रचलित रही? सो इन्हीं के समय में रही। नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। ठीक, इन्हीं के काल में रही थी। सो याद रखना है। अब आपको यहाँ पर तुगलक वंश में नेक्स्ट पढ़ना है। अभी तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा, अब आपको पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। सो यहाँ पर हेडिंग करिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मैं पूरा लिख देती हूँ क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक। सो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, आइए जानते हैं इनके बारे में। आपकी जो दिल्ली सल्तनत थी जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा विद्वान अगर कोई था तो मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। और ये जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ये खगोल शास्त्र भी आपके इसमें निपुण थे, गणित में निपुण थे, आयुर्विज्ञान में भी निपुण थे। सो याद रखना है आप लोगों को, सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में शिक्षित कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में, याद रखिएगा। लिखिए दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान था। ठीक, विद्वान था। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है वह खगोल शास्त्र गणित एवं आयुर्विज्ञान। ठीक है, तो किस किस चीज़ में निपुण था? याद रखिएगा आयुर्विज्ञान में निपुण था।
अब बात आती है इनके निर्माण कार्यों की। सो हेडिंग डालिएगा, सब हेडिंग इन्हीं में करिएगा, निर्माण कार्य। तो निर्माण कार्य में आप लोगों को लिखना है कि इन्होंने दीवान ए अमीर ए कोही, जो कि कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग था, इसकी स्थापना की थी और फसल चक्र की योजनाएं इन्होंने बनाई थी। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिएगा दीवान ए अमीर, दीवान ए अमीर ए कोही। ठीक है, सो दीवान ए अमीर ए कोही जो है आपका किससे संबंधित था, ये पूछा जाता है। सो दीवान ए अमीर ए कोही कृषि के लिए था। किसके लिए? कृषि की उन्नति, यहाँ पर लिखिएगा कृषि की उन्नति के लिए विभाग, के लिए विभाग। ठीक, एवं फसल चक्र, फसल चक्र की योजना बनाई। किसने बनाई थी फसल चक्र की योजना? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, क्योंकि ये शिक्षित थे, विद्वान थे, तो इन्होंने कुछ नया किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आता है इनके बारे में तो वो ये आता है कि इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। तो राजधानी परिवर्तन जो की थी इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद की थी। दौलताबाद कहाँ? देवगिरी। सो यहाँ आप लोग लिखिएगा ऐसा सब हेडिंग करके कि राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। ठीक, फिर आप लोगों को इनके आगे लिखना है दिल्ली से, कहाँ से? दिल्ली से इन्होंने कहाँ परिवर्तित की थी? दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ? देवगिरी। ठीक, सो दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है, इन्हीं में लिखना है आपको, किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक में ही आपको लिखते हुए चले जाना है। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। आपको लिखना है कि स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी किए जिनको इब्न बतूता ने, किसने? इब्न बतूता ने दीनार कहा। ठीक है, साथ ही साथ सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इन्होंने किया था। तो पहले ये लिख लीजिएगा आप लोग, सांकेतिक मुद्रा। पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, प्रचलन किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना है स्वर्ण सिक्के जारी किए, स्वर्ण सिक्के जारी किए जिन्हें इब्न बतूता ने, किसने? इब्न बतूता ने क्या कहा? दीनार कहा है, दीनार कहा। ठीक, अब बात आती है इब्न बतूता की, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इब्न बतूता जो है आपके एक मोरक्को निवासी थे। कहाँ से थे? ये मोरक्को से थे, मोरक्को। ठीक है, और इन्हीं के काल में आए थे। किसके काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। सो लिखना है आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट, इब्न बतूता जो कि एक मोरक्को निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। लिखना है आपको आगे पॉइंट में जो मैं बोल रही हूँ। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। सो लिखिएगा, तुगलक ने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, पूरा नाम लिखिएगा, ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसका? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, काजी नियुक्त किया था। एग्जाम में ना जाने कितनी बार आया है इब्न बतूता के बारे में। सो याद रखना है किसके काल में आया था? वो आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक, अब बात आती है इब्न बतूता की पुस्तक जिसका नाम है किताब उल रहला। सो लिखिएगा इनकी पुस्तक का नाम है किताब उल रहला। आप लोगों ने शायद कभी ऐसे नोट्स बनाए हो जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, तो अब ऐसे ही नोट्स आपको हर चीज़ में बनाने हैं, हर एक सब्जेक्ट बनाने हैं। ठीक है, किताब उल रहला किसकी पुस्तक थी? इब्न बतूता की थी। इसमें इन्होंने बेसिकली अपना यात्रा वृतांत लिखा था। तो किताब उल रहला में ब्रैकेट में लिखिएगा, मैं लिख देती हूँ, इस तरीके से लिखिएगा, किताब, एक मिनट पेन ब्लिंक कर रहा है, उल रहला। ये किताब किसकी है? इब्न बतूता की है। ब्रैकेट में क्या लिखना है? इन्होंने इसमें अपना यात्रा वृतांत लिखा है। क्या लिखा है? यात्रा वृतांत लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन किया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस पुस्तक में सल्तनत काल की डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है? सो किताब उल रहला में मिलता है। ठीक, सो लिखिएगा सुल्तनत नहीं, सल्तनत होता है। ठीक है, सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन, डाक व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है?
तो सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का वर्णन हमें इसी पुस्तक में मिलता है। ठीक है, आपको एक पॉइंट लिखना है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा प्रथम सुल्तान जो हिंदुओं के त्योहारों में, हिंदुओं जैसे ये होली वगैरह भी सेलिब्रेट करते थे, ठीक है, हिंदुओं के त्योहार में भाग लेता था। ठीक है, सो ये हुआ आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा आप लोग क्या, फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक जी के बारे में आपको जानना है। फिरोज शाह तुगलक, ठीक। सो फिरोज शाह तुगलक जी के बारे में आपको लोगों को ब्रीफ में यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि इन्होंने कौन कौन से विभाग जो हैं वो स्थापित किए। सो विभाग लिखिए, विभाग के आगे इस तरीके से आप कोलन बनाइएगा। तो इन्होंने दीवान ए खैरात विभाग स्थापित किया था। कौन सा? दीवान ए खैरात। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दीवान ए खैरात क्या है। तो दीवान ए खैरात आपका एक विभाग है जो कि फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा स्थापित किया गया था। मकसद क्या था इसको स्थापित करने का? तो इसका मकसद ये था कि आर्थिक सहायता प्रदान करना। जैसे अगर किसी को अपनी लड़की की शादी करना है, शादी विवाह के लिए जो गरीब लोग होते थे तो उनको आर्थिक सहायता के लिए जो ये विभाग है ये स्थापित किया गया था। सो लिखिएगा ब्रैकेट में आर्थिक सहायता हेतु। तो आर्थिक सहायता हेतु कौन सा विभाग स्थापित किया गया था? दीवान ए खैरात। फिर इन्होंने एक और विभाग स्थापित किया था, दीवान ए वंदगाम। कौन सा? दीवान ए वंदगाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीवान ए वंदगाम नहीं होता है, वंदगान होता है। ठीक, वंदगान किसके लिए था? ये बेसिकली दासों के लिए था। इनको दास रखने का बहुत ज़्यादा शौक था फिरोज शाह तुगलक को, तो इन्होंने दासों की देखभाल के लिए एक विभाग ही बना दिया था, दीवान ए वंदगाम। इनके शासनकाल में इतने ज़्यादा दास थे, बहुत सबसे ज़्यादा दास इन्हीं के काल में थे। किसके? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। सो दासों की देखभाल के लिए इन्होंने एक विभाग बना दिया। कौन सा? दीवान ए वंदगाम। ठीक है, हेतु, देखभाल हेतु। नेक्स्ट आपको यहाँ पर याद रखना है अनुवाद विभाग। सो अनुवाद विभाग भी आपका जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया? वो आपकी फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा स्थापित किया गया। अनुवाद विभाग किस लिए स्थापित किया गया था? तो हिंदू और जो मुस्लिम थे वो अपने विचार विमर्श जो है उनको रख पाएँ, तो इसके लिए इन्होंने बेसिकली अनुवाद विभाग का स्थापना की थी। सो यहाँ पर लिखिएगा हिंदू। उद्देश्य लिखना है आप लोगों को, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैं अपनी तरफ से अपना पूरा कर्तव्य पूरा करूंगी। अब आगे आपकी इच्छा है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। करेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक, विचार विमर्श के लिए। ठीक है, तो हिंदू मुसलमानों के विचार विमर्श के लिए इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि पहला भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी। किसकी? हज की। हज यात्रा पर जाते हैं ना, तो उसी की बात की जा रही है कि पहला भारतीय शासक, ये पहला भारतीय शासक था, भारतीय शासक जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की थी, हज की व्यवस्था की थी। ठीक, ये तो आप लोगों ने विभाग के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब बात ये आती है कि इन्होंने निर्माण कार्य में किस तरीके से योगदान दिया। तो आगे मैं इसको हटा देती हूँ, आगे मैं लिखने वाली हूँ इन्हीं के बारे में, और यहाँ पर आपको एक सब हेडिंग डालना है निर्माण कार्य। तो इनका निर्माण कार्य में तो बहुत योगदान रहा है, आप आगे देखेंगे इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, सो निर्माण कार्य में लिखिएगा कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना की इन्होंने। किसकी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग किसने बनाया था? लोक निर्माण विभाग आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। ठीक है, और 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। किसका? 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो ये आप लोगों को अभी आगे जानने को मिलेगा, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट होगा तो ही बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि इन्होंने फल बाग जो हैं
इनका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? दिल्ली के निकट करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि आपके दिल्ली के निकट फल बागों का निर्माण किसने करवाया, तो आपके जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। 1200 फल बाग जो है इन्होंने बनवाए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको लिखना है कि इनके द्वारा बसाए गए नगर। सो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है नगर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इनके द्वारा बसाए गए नगर। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं ये लाइन किस लिए बनवाती हूँ, इसीलिए बनवाती हूँ कि इसका मतलब ये है कि हम इन्हीं के अंतर्गत बात करें। किसके अंतर्गत? फिरोज शाह तुगलक जी के अंतर्गत बात कर रहे हैं। सो इनके द्वारा बसाए गए जो नगर थे, मैं पूरा लिख देती हूँ, इसको कट कर दीजिएगा, लिखिएगा बसाए गए नगर। इनके द्वारा कौन कौन से नगर बसाए गए, तो एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है, बहुत बड़ी सी तो नहीं कहूँगी, मतलब है लेकिन है भी सी है। तो इन्होंने फतेहाबाद, कौन सा? फतेहाबाद जो है नगर बसाया था, फतेहाबाद। हिसार, कौन सा? हिसार, फतेहाबाद। फिरोजपुर, कौन सा? फिरोजपुर, फिरोजपुर। फिरोजपुर के अलावा इन्होंने जौनपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट फिरोजाबाद, क्या? फिरोजाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। फिरोजाबाद जो है इन्होंने पांडुआ का नाम रखा था। किसका? पांडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा था, का नाम फिरोजाबाद रखा था। ठीक है, सो ये इनके द्वारा बसाए गए नगर हो गए। अब आप लोगों को आगे इन्हीं के अंतर्गत लिखना है। ऐसी जो आपने एक जो लाइन बनाई थी उसी में पॉइंट बनाकर लिखते जाइएगा। इनके द्वारा कर कौन कौन से लगाए गए, सो लिखिएगा हक, कौन सा? हक ए सर्व कर। ठीक है, हक ए सर्व कर इन्होंने लगाया था। इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये जो है इन्होंने किस चीज़ पर कर लगाया, इन्होंने सिंचाई कर लगाया था। ये कौन सा था? ये आपका एक सिंचाई कर था। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया, तो ये आपकी फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। ये लिखिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया लगवाया, जजिया लगवाया किसने? आपकी फिरोज शाह तुगलक ने ही लगवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। आप लोगों को जब मैंने बताया था अशोक के बारे में, तो मैंने बताया था ना कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभ लेख जो थे, मेरठ का और एक टोपरा का था, तो इनको इन्होंने दिल्ली लाया था। याद करिए, तो यहाँ पर आप लोगों को अगर लिखना है तो मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए, लिखिए पॉइंट में, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, ब्रैकेट में लिखिए, अब अंबाला जिले में, ब्रैकेट बंद करिए, से दिल्ली लाया। यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो 2 स्तंभ थे, मेरठ और टोपरा, इनको दिल्ली लाया। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है ना फिरोज शाह तुगलक जी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा अभी के टाइम ज़रूरत थी ऐसे लोगों की, इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। क्या किया था इन्होंने? बेरोजगारों को रोजगार दिया, बेरोजगारों को रोजगार दिया। ठीक, सो ये आप लोगों को याद रखना है इनके बारे में। अब आप लोगों को लास्ट जो लिखना है वो लिखना है आपको नासिरुद्दीन महमूद। कौन? नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। सो नासिरुद्दीन महमूद जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में भी। नासिरुद्दीन महमूद जी जो हैं आपके तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। इनके बारे में 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट, ये आपके अंतिम शासक थे। किस वंश के अंतिम शासक हैं? तो हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? हम तुगलक वंश पढ़ रहे हैं, है ना। तो तुगलक वंश के अंतिम शासक थे आपके नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में जो है आपके मध्य एशिया के जो आपके तैमूर थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आपका किया था नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पर। सो लिखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक, महान मंगोल सेना नायक कौन? तैमूर। ठीक है, तो महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किस पर? भारत पर आक्रमण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आक्रमण किया।
टाइम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1398 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर आप लोगों को याद रखना है कि तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की स्थापना की थी। ठीक है, सो अभी आपके लिए इतना ही है। सो जो पार्ट 2 होगा आपका इस वाले वीडियो का, वो आपको मिलेगा लोधी वंश के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और आपके जो मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसके बारे में। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। एंड इसका पार्ट 2 आपको अभी थोड़ी देर में ही मिल जाएगा, 3-4 घंटे बाद मिल ही जाता है। सो सल्तनत काल के पार्ट 2 का आप लोग वेट करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।